हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे इंजाइम कैटलिस्ट न इंजाइम उत्प्रेरक। तो हम लोग देखे थे कि इंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं न, और इसमें हम लोग जो देखे थे इसके कुछ एग्जाम्पल को देखे थे और बताए थे कि इंजाइम उत्प्रेरक का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यह इंजाइम उत्प्रेरक है क्या, तो इंजाइम उत्प्रेरक जो है एक नाइट्रोजीनस प्रोटीन है, ठीक है, जो जैविक प्रक्रियाओं को सक्रिय कर देता है। मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है, जैविक प्रक्रियाओं में यह काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। मतलब आप समझिए कि बिना इंजाइम कैटलिस्ट के कोई भी जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते। अब इंजाइम जो है यह सरवाइव कब करेगा न, इसके लिए कुछ अनुकूल सिम्टम होगा कि अनुकूल स्थिति होगा, तो उसके बारे में आज इंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग देंगे इंजाइम उत्प्रेरक की विशेषता। इंजाइम उत्प्रेरक की क्या विशेषता होती है, तो हम लोग ये देखेंगे इंजाइम उत्प्रेरक की विशेषता। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग देंगे इंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषता। क्या विशेषता है इस एंजाइम उत्प्रेरक की, हम लोग इसको देखेंगे। एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषता न, तो एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषता में सबसे पहला जो विशेषता है हाई इफिशियंसी, उच्च दक्षता। हाई इफिशियंसी मतलब जो एंजाइम उत्प्रेरक होता है यह काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट होता है। मतलब कहने का इसकी बहुत कम मात्रा किसी बहुत ज़्यादा मात्रा को सक्रिय कर देता है। जैसे हम लोग बताए थे आपको कि दूध से दही बनता है न, तो दूध से दही बनने में क्या करते हैं कि दही थोड़ा सा उस दूध में डालते हैं, और वह दही में जो बैक्टीरिया है वह पूरे के पूरे दही दूध को क्या कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता। तो यह काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी इफिशियंसी होती है, सक्रियता होती है। तो कहता है कि एंजाइम के एक अणु, समझिए एंजाइम के एक अणु, मतलब एक अणु लगभग 10 पर पावर 8, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, समझ रहे हैं, 10 पर पावर 8 मतलब करोड़ों अणु को जो है, एक अणु 10 पर पावर 8 अभिकारक अणु को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अणु को 1 मिनट में, एंजाइम के एक अणु 10 पर पावर 8 अभिकारक अणु को 1 मिनट में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। अब अपने से अंदाजा लगाइए कि एक अणु 1 करोड़ अणु को प्रेरित कर रहा है। इतना ही नहीं, इसकी संख्या 10 पर पावर 20 तक है, मतलब काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है, काफी ज्यादा पावरफुल होता है एंजाइम का एक उत्प्रेरक, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको हम बताए थे कि आप सोचिए एक टुकड़ा भोजन जो हम लोग खाते हैं, इस एक टुकड़ा भोजन जो है उसको पचने में 50 साल से ज्यादा का समय लगेगा अगर एंजाइम उत्प्रेरक नहीं हो, ठीक है। और हम लोग दिन भर में 10 बार ठूसते हैं, सुबह खाए, दोपहर खाए, शाम खाए, रात खाए, फिर रात में एक बार जग के खाए न, सुबह मुंह धोने से पहले एक बार कुछ खाए, ये जो है और खा रहे हैं, पच जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम कैटलिस्ट है और काफी तेजी से वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एफिशिएंट होता है, कितनी दक्षता होती है। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि अभिकारक दर में 10 पर पावर 8 से ये अभिकारक
दर में 10 पर पावर 8 से 10 पर पावर 20 गुना तक वृद्धि कर सकते हैं। आप समझिए कि कितनी इफिशियंसी है, कितनी दक्षता है इसकी, कि यह जो है कि 10 पर पावर 8 से 10 पर पावर 20, मतलब आप समझ लीजिए कि कितना तेजी से ये रिएक्टिव हो सकता है। ये इसकी इतनी उच्च दक्षता होती है। किसका? एंजाइम उत्प्रेरक का, एंजाइम कैटलिस्ट का। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, उच्च विशिष्ट प्रकृति। दूसरा क्या देखेंगे? उच्च विशिष्ट प्रकृति। उच्च विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या हो गया कि हर एंजाइम एक ही को प्रेरित नहीं करता है। अलग अलग प्रकार के एंजाइम जो हैं, अलग अलग प्रकार के चीजों को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, तो कहता हाई इफिशिएंट होने के अलावे इसकी प्रकृति भी विशिष्ट होती है। कहता एक एंजाइम किसी एक अभिक्रिया को, खास एंजाइम किसी खास अभिक्रिया के लिए प्रेरण का कार्य करता है, उसको प्रेरित करता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? उच्च विशिष्ट प्रकृति। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? उच्च विशिष्ट प्रकृति में तो इसमें लिखेंगे एक एंजाइम किसी विशिष्ट अभिक्रिया को, किसी विशिष्ट अभिक्रिया को न, एक एंजाइम किसी विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। मतलब कोई खास एंजाइम किसी खास तरह के अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। इसके बारे में हमारे दैनिक जीवन में रसायन जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां भी हम लोग एंजाइम का चर्चा किए थे और वहां भी बताए थे कि यह किसी खास के लिए किसी खास तरह का क्या करता है? वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, अब कहता है कि एक एंजाइम किसी विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, सभी अभिक्रिया को नहीं। दिमाग में रखिएगा बात कि सब अभिक्रिया को एक एंजाइम प्रेरित नहीं करता है, सभी अभिक्रिया को नहीं। अब कहता है तीसरा, अल्प मात्रा। अल्प मात्रा मतलब मिनिमम अमाउंट, मतलब बहुत बहुत कम मात्रा उत्प्रेरक की बहुत से अधिक मात्रा को क्या कर सकता है? प्रेरित कर सकता है। तो कहता है एंजाइम की विशेषता ये है, इसकी कम ही मात्रा बहुत सारे अभिकारक को क्या कर देता है? प्रेरित कर देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्राइड, कार्बोनिक एनहाइड्राइड का एक अणु, हाइड्राइड का एक अणु, कार्बोनिक एनहाइड्राइड का एक अणु, ठीक है, 36 करोड़, कितना? 36 करोड़ समझिए सर कि कार्बोनिक एनहाइड्राइड का एक अणु मतलब बहुत कम मात्रा, कार्बोनिक एनहाइड्राइड का एक अणु 36 करोड़ कार्बोनिक अणु को क्या कर देते हैं? प्रेरित कर देते हैं। कि कार्बोनिक एनहाइड्राइड का एक अणु 36 करोड़ कार्बोनिक एसिड को, एसिड के अणुओं को लिख लीजिए सर, एसिड के अणुओं को
एसिड के अणुओं को क्या करता है, CO2 तथा H2O में प्रति मिनट विघटित करता है, विघटित करता है। आप समझिए कि कितनी कम मात्रा है। एक कार्बोनिक एनहाइड्राइड का एक अणु 36 करोड़ कार्बोनिक एसिड के अणुओं को क्या करता है, CO2 और H2O में क्या करता है, विघटित कर देता है। या इतना नहीं याद रहेगा तो सीधा याद समझना है कि कार्बोनिक एनहाइड्राइड का एक अणु 36 करोड़ कार्बोनिक एसिड के अणुओं को विघटित कर देता है, तोड़ देता है। तो बहुत कम मात्रा ही क्या होती है, पर्याप्त होती है। तो हम लोग क्या बोले इसमें, उच्च दक्षता, मतलब हाई एफिशिएंसी होता है उत्प्रेरक का कि एक अणु 10 पर पावर 8 से 10 पर पावर 20 अणु तक को प्रेरित कर सकता है। उच्च विशिष्टता कि किसी खास अभिक्रिया के लिए किसी खास तरह का क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। तीसरा अल्प मात्रा कि कोई भी अभिक्रिया को प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक का बहुत 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 कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्राइड का एक अणु 36 करोड़ कार्बोनिक एसिड को क्या करता है, विघटित कर देता है CO2 और H2O में। वो याद नहीं भी दे तो सीधा विघटित कर देता है 36 करोड़ अणुओं को। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे। हो गया सर। अब हम लोग देखेंगे मानक ताप। क्या देखेंगे, नंबर 4 में मानक ताप। मानक ताप, ये मानक ताप क्या है, तो इंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल सक्रियक है। इंजाइम को रखने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए ना, एक निश्चित टेम्परेचर पर यह सर्वाइव करता है। अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए तब यह क्या हो जाता है, हटो, इससे क्या होगा, ज्यादा या कम जैसे हो जाता है तो यह फिर एंजाइम काम करना बंद कर देता है। आप देखे होंगे कि जब दूध आप लाते हैं घर में तो उसको क्या कहता है कि फटाक से उबाल के रख दो ना। तो दूध को उबाल के रखने का मतलब क्या हो गया कि दूध को जैसे उबाला जाता है तो वह एक नियत टेम्परेचर पर, उस पर जो एंजाइम सर्वाइव किया था वह एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है ना। और दूध को या फिर क्या करते हैं, तो टेम्परेचर डाल करके दूध को गर्म करके रखते हैं ना, या फिर दूध को क्या करते हैं कि फ्रिज में रख देते हैं कि फ्रिज में रख दो, खराब नहीं होगा। कभी कभी दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसमें बाहर से सोडा भी क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि उस स्थिति तक एंजाइम विकसित नहीं हो। अगर जैसे एंजाइम विकसित हो जाएगा दूध फटाक से क्या हो जाएगा, फट जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि दूध क्या हो गया, फट गया। तो ये मानक ताप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि मानक ताप पर एंजाइम अभिक्रिया का दर, मानक ताप पर एंजाइम अभिक्रिया का दर, एंजाइम अभिक्रिया का दर महत्तम होता है, महत्तम होता है। क्या बोले, इससे ज्यादा ताप हो या कम ताप हो उस स्थिति में यह सर्वाइव नहीं करता है। तो कहता है कि मानक ताप से कम, मानक ताप से कम या उच्च ताप पर
मानक ताप से कम या उच्च ताप पर क्या होता है, प्रोटीन की संरचना एवं उसकी उत्प्रेरण सक्रियता, प्रोटीन की संरचना एवं उसकी उत्प्रेरक सक्रियता कम या नष्ट हो जाती है, तो एंजाइम उत्प्रेरक की क्या विशेषता होना चाहिए कि इसके लिए एक मानक ताप होना चाहिए जिस ताप पर वह सरवाइव कर सके। अगर इससे कम या ज्यादा ताप मिल जाता है तब वह सरवाइव करना बंद कर देता है। तो कहता है कि जिस एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता जिस ताप पर सर्वाधिक हो, ना जिस ताप पर एंजाइम सबसे ज्यादा सक्रिय हो, वैसे ताप को मानक ताप कहा जाता है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि जिस ताप पर एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता क्या हो, सर्वाधिक हो या सबसे ज्यादा हो, जिस ताप पर एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता सबसे अधिक हो, उसे उसका मानक ताप कहा जाता है। ठीक है, कि जिस ताप पर एंजाइम उत्प्रेरक की सक्रियता सर्वाधिक हो, सबसे ज्यादा उत्प्रेरक सक्रियता हो, वह ताप उसके लिए मानक ताप कहलाता है। कि मानक ताप से कम ताप पर भी एंजाइम उत्प्रेरक सर्वाइव नहीं होगा, अधिक ताप पर भी यह सर्वाइव नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके अलावे देखते हैं मानक पीएच। मानक पीएच क्या है सर? तो पीएच एक स्केल है जिसमें आप अम्ल, क्षार और लवण को मापते हैं। पीएच क्या है? एक स्केल है जिसमें अम्ल, क्षार और लवण को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, मानक पीएच। कि किसी भी एंजाइम को सर्वाइव करने के लिए, सक्रिय होने के लिए, ठीक है, एक मिनिमम उसका पीएच होना चाहिए, उससे कम या अधिक पीएच पर वह सर्वाइव नहीं करेगा। तो मानक पीएच में हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम उत्प्रेरक के लिए मानक पीएच का मान 5 से 7। एंजाइम उत्प्रेरक के लिए मानक पीएच का मान लगभग कितना होना चाहिए, 5 से 7 तक होनी चाहिए। 5 से 7 तक होनी चाहिए। नहीं कि कहता है कि प्रत्येक एंजाइम की अलग अलग क्या होती है, पीएच का मान होता है जिस पर वह सर्वाइव करता है ना, उसी को क्या कहते हैं, मानक पीएच कहते हैं। कि जिस पीएच पर कोई भी एंजाइम सक्रिय रहता है, कार्य करता है, उसी को मानक पीएच कहा जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, कि प्रत्येक एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता, प्रत्येक एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता, प्रत्येक एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता किसी नियत पीएच पर, प्रत्येक एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता
किसी नियत पीएच पर महत्तम होती है। महत्तम का मतलब होता है अधिकतम, कि प्रत्येक एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता किसी नियत पीएच पर क्या होती है, महत्तम, मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसी को इसका क्या कहा जाता है, मानक पीएच कहा जाता है। किसी नियत पीएच पर महत्तम होती है जिसे मानक पीएच कहा जाता है, जिसे मानक पीएच कहा जाता है। ठीक है, अब फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हो गया। अब हम लोग देखेंगे कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या हो गया, सह एंजाइम, कि जो एंजाइम को सहयोग करता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन एंजाइम है और कुछ विटामिन जो है इसको क्या कर देगा, सहयोग कर देगा। हम लोग इसको देखेंगे। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, कोएंजाइम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 6 नंबर, कोएंजाइम। इसका हिंदी होता है सह एंजाइम। कोएंजाइम, सह एंजाइम। या कोएंजाइम सह एंजाइम क्या होता, तो कहता है एंजाइम जनरली प्रोटीन होते हैं और कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो इस एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता को सहयोग करते हैं, उसी को सह एंजाइम कहते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, एक उप प्रधानमंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होता है, कि जो मुख्यमंत्री को सहयोग प्रदान करे उसी को हम लोग उप मुख्यमंत्री कहते हैं। तो यहाँ क्या करेगा कि जो एंजाइम को सहयोग करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सह एंजाइम कहते हैं। तो कहता एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रायः नॉन प्रोटीन, जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। कहता है कि प्रायः क्या बोलेंगे कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रायः सह एंजाइम, प्रायः सह एंजाइम नॉन प्रोटीन होते हैं। तो नॉन प्रोटीन होगा मतलब क्या, विटामिन। नॉन प्रोटीन का मतलब क्या, विटामिन। विटामिन ए, बी, सी, डी अपरे, B12। तो कहता है कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रायः सह एंजाइम नॉन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और कहता है कि नॉन प्रोटीन जो है या विटामिन, नॉन प्रोटीन को क्या बोलेंगे, विटामिन, एंजाइम के उत्प्रेरक सक्रियता को क्या कर देगा, एंजाइम के उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देता है ना। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रायः सह एंजाइम नॉन प्रोटीन होते हैं, जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देता है, जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा देता है। सीधा समझना है कि जो एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सह एंजाइम कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। कहता है कोएंजाइम स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होता है। क्या लिखेंगे कि कोएंजाइम
स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि उत्प्रेरण का काम एंजाइम ही करेगा, इस एंजाइम को सहयोग करेगा। जैसे हम लोग प्रमोटर पढ़े थे, वर्धक पढ़े थे पिछले क्लास में, तो वर्धक में क्या था कि वर्धक में जैसे कि हेवर विधि के द्वारा अमोनिया के उत्पादन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो अमोनिया बनता था रिएक्शन से, वह अमोनिया की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाता था। क्या? लोहा। नहीं, उत्प्रेरक का काम कौन करता था? लोहा। लेकिन मॉलिब्डेनम जो डालते थे वह उत्प्रेरक की सक्रियता को और सक्रिय कर देता था, इसीलिए उसको कहते थे वर्धक। उसी तरह यहाँ कोएंजाइम जो हमारा विटामिन है, वह प्रोटीन जो था आपका एंजाइम, वह प्रोटीन की मतलब एंजाइम की सक्रियता में क्या कर देता है? वृद्धि करता है। ऐसा नहीं कि वह स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगे। कोई एंजाइम मतलब विटामिन उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है। फिर कहता है, इसके एग्जांपल को समझे, हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, कहता है धात्विक धनायन धनायन Na+ Mn2+ etc एंजाइम के अणु से जुड़कर धात्विक धनायन Na+ Mn2+ इत्यादि एंजाइम के अणु से जुड़कर उसके उत्प्रेरण सक्रियता में, उसके उत्प्रेरक सक्रियता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जिसको एंजाइम एक्टिवेटर कहा जाता है, जिसे एंजाइम एक्टिवेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये था एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषता। तो एंजाइम उत्प्रेरक के लिए क्या होना चाहिए? हाई एफिशिएंसी होना चाहिए, अत्यधिक दक्ष होना चाहिए, एक मानक ताप होना चाहिए, एक मानक पीएच होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई एंजाइम जो उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या करता है? बढ़ा देता है। ये हो गया सर एंजाइम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे एंजाइम की क्रिया विधि, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंजाइम काम कैसे करता है। जैसे ताला में चाबी लगाते हैं तो ताला क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो वही देखेंगे ताले चाबी की क्रिया विधि, जिसमें हम लोग देखेंगे एंजाइम की क्रिया विधि, एंजाइम क्या कार्य करता है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, और हम तो सब्सक्राइब करने बोलेंगे ही नहीं, बाद बाकी आपका मर्जी है। ठीक है, क्लास कीजिए। ठीक है, और हम प्रयास में है कि आपको क्लास में ही कंप्लीट करा दें, लेकिन एक ही बात को रोज रोज समझाएंगे तो बेहतर नहीं है। जितना है करते जाइए, जब तक लॉकडाउन है तब तक करते रहिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तुरंत व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछिए। कुछ लड़का पूछता है तो आंसर भी देते हैं। ठीक है, या कॉल करके पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।